हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अरमान की बात सुनकर सुकून जोर जोर से रो रही थी। सुकून को इस तरह से रोता देख अरमान की मुठिया गुस्से से बंधी हुई थी। उसने खुद को शांत किया क्योंकि वह जानता था कि इस वक्त अगर उसने गुस्से से काम लिया तो सुकून को समझाना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए उसने खुद को शांत किया और प्यार से सुकून के सर को सहलाते हुए कहा, मेरी बात सुनो। सुकून ने रोते हुए कहा, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप हमसे दूर जाना चाहते हो ना। इतना कहकर सुकून बहुत जोर जोर से रोने लगी। रो रो कर उसकी पूरी आंखें लाल हो चुकी थी। अरमान ने उसका सर अपने सीने पर रखकर सहलाते हुए कहा, एंजल आप मेरी बात सुनो, मैं बस आपसे कुछ ही सालों के लिए दूर जा रहा हूँ। आप चाहती है ना कि आपके मिस्टर हैंडसम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बने, और अगर मैं बाहर पढ़ने नहीं गया तो मैं हमेशा बाकी बच्चों की तरह बुद्धू ही रह जाऊंगा। आप चाहते हो आपके मिस्टर हैंडसम बुद्धू बन जाए। अरमान की बात सुनकर सुकून का रोना धीरे धीरे कम हो गया। उसने बच्चों की तरह सुबकते हुए कहा, पर मिस्टर हैंडसम हम आपके बिना कैसे रहेंगे, आप हमें भी अपने साथ लेकर चलो। सुकून की बात सुनकर अरमान ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांसें लेकर मन में खुद से कहा, मैं आपके लिए ही आपसे दूर जा रहा हूँ एंजल, ताकि आप खुद को खुद संभालना सीख सके। इतना सोचकर अरमान ने अपनी आंखें खोलकर प्यार से सुकून के गालों को सहलाते हुए कहा, पर एंजल अभी आप छोटी हो, आप जब बड़ी हो जाओगी तब आप भी वहाँ पर ही मेरे साथ पढ़ने आ जाना, ओके। अरमान की बात सुनकर सुकून का रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। सुकून ने रोते हुए कहा, हम आपके बिना नहीं रह सकते मिस्टर हैंडसम, हमें अपने साथ लेकर जाओ वरना हम आपको नहीं जाने देंगे। इतना कहकर सुकून ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अरमान की कमर को टाइटली पकड़ लिया, जैसे अगर उसने अरमान को छोड़ दिया तो अरमान अभी उसे छोड़कर भाग जाएगा। अरमान भी सुकून की हालत समझ रहा था, क्योंकि जब से वो सुकून से मिला था तब से सबसे ज्यादा अगर सुकून किसी के करीब रही थी तो वह अरमान ही था। और इसका कारण भी अरमान ही था, क्योंकि अरमान सबसे ज्यादा सुकून को खुद के साथ कंफर्टेबल फील करवाना चाहता था। इसलिए जितना हो सके अरमान सुकून के साथ ही अपना समय बिताता था। सुकून के छोटे छोटे हाथों पर अरमान ने अपने हाथ रखकर कहा, आप तो मेरी प्यारी एंजल हो ना, तो आप अपने मिस्टर हैंडसम की बात नहीं मानोगी। सुकून ने रोते हुए अरमान को और भी ज्यादा कसकर पकड़ते हुए कहा, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इतना कहकर सुकून जोर जोर से रोने लगी। अरमान ने अपनी आंखें बंद की। उसने खुद से प्रॉमिस किया, आज के बाद कभी आपकी आंखों में मेरी वजह से आंसू नहीं आएंगे एंजल, आई प्रॉमिस। अरमान इस वक्त गुस्से से जल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी एंजल की आंखों में आंसू आने का कारण वही था। पर अरमान इस वक्त मजबूर था, वह चाहकर भी अपना फैसला नहीं बदल सकता था। उसने यह फैसला सुकून के लिए ही लिया था, ताकि सुकून उस पर ज्यादा डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि वह सुकून को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता था, और जिसके लिए उसका सुकून से दूर होना जरूरी था। उसने सुकून के सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, एंजल आप दुनिया में चाहे कहीं भी क्यों ना हो और किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, बस एक बार अपने मिस्टर हैंडसम को याद कर लेना, आपकी प्रॉब्लम में चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। पर आपको अकेले रहना सीखना होगा एंजल, क्योंकि हमेशा में हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकता, और हर इंसान को जिंदगी खुद के लिए जीनी चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। अरमान प्यार से सुकून को ये सब समझा रहा था, पर सुकून रोते रोते उसके सीने पर ही सर रखकर सो गई थी। अरमान को जब अपने सीने पर गर्म सांसें महसूस हुई, उसने सुकून के चेहरे को अपने सीने से बाहर निकाल कर देखा। रो रो कर सुकून का छोटा सा चेहरा पूरा सूज चुका था, उसकी आंखें भी सूख चुकी थी और उसकी छोटी सी नाक टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। सुकून के गालों पर आंसुओं के निशान थे। सुकून के गालों पर आंसुओं के निशान देखकर अरमान के दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह कभी इस लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता था, पर आज उसी की वजह से उसकी जान, उसकी एंजल इतना ज्यादा रोई थी।
अरमान ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसका सर कुशन पर रख दिया। अरमान ने सुकून को बेड पर ठीक से लिटाया और बाथरूम से एक गिला तौलिया लेकर आया। उसने सुकून के छोटे से चेहरे को पूरा साफ किया और उसके गालों को सहलाते हुए कहा, सॉरी एंजल, पर यह आपके लिए जरूरी है। इतना कहकर अरमान ने सुकून को एक ब्लैंकेट से कवर कर दिया, एसी का टेम्परेचर सेट किया और बालकनी में जाकर झूले पर बैठ गया। अरमान के दिमाग में कई साले ख्याल चल रहे थे। अरमान ने किसी को फोन किया और कहा, प्लान में चेंज हो चुका है, हम अगले हफ्ते नहीं, बुआ के बेबी शावर के बाद ही आ जाएंगे। बुआ का बेबी शावर परसों है और परसों शाम को हम लंदन के लिए निकलेंगे। उधर से किसी ने कहा, ओके बॉस। अरमान ने फोन कट कर दिया और अपना सर झूले पर टिकाकर आसमान की तरफ देखने लगा। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे, पर जो तारा चांद के पास था वह सबसे ज्यादा चमक रहा था। अरमान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, एंजल, मैं चाहता हूँ कि आप उस तारे की तरह चमको, क्योंकि जिस मुकाम पर अभी मैं हूँ उस मुकाम पर अगर आपको मेरे साथ रहना होगा तो आपको खुद भी एक स्ट्रांग इंसान बनना होगा, ताकि आसपास रहने वाले सारे तारों में आप सबसे अलग चमक सको। और यह मैं करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आपका दिल ही क्यों ना दुखाना पड़े। इतना कहकर अरमान ने अपनी आंखें बंद करके रात भर अरमान सुकून से तारों के नीचे सो गया, से खुद भी पता नहीं चला। जब आधी रात को सुकून बेड पर अकेली सो रही थी तब उसे प्यास लगी। वह उठकर बैठ गई। उसने आसपास पानी देखा, पानी नहीं दिखा, पर जैसे ही उसने बगल का बेड खाली देखा उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम चले गए, सुकून को बिना बताए चले गए। इतना कहकर सुकून जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर बालकनी में झूले पर सो रहे अरमान की नींद कैसे खुल गई। वह दौड़ते हुए रूम में आया। उसने देखा सुकून अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने चेहरे को ढककर जोर जोर से रो रही थी। अरमान दौड़ते हुए सुकून की पास आया और उसे झट से सीने से लगाकर उसके सर को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ एंजल, आप क्यों रो रही हो। जैसे ही सुकून ने अरमान को अपने करीब पाया उसने कस के अरमान को पकड़ लिया और रोते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, हमें लगा आप हमें छोड़कर चले गए। इतना कहकर सुकून और जोर जोर से रोने लगी। सुकून की बात सुनकर अरमान के दिल में फिर से दर्द हुआ, पर अरमान ने अपना फैसला ले लिया था, क्योंकि यह फैसला उनके आने वाले फ्यूचर के लिए सही था। क्योंकि अगर उसने अभी से सुकून को तैयार नहीं किया तो आगे जाकर उनकी जिंदगी में कई ज्यादा तकलीफ आ सकती थी। और अरमान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सुकून पर फ्यूचर में कोई भी तकलीफ है आए, इसलिए अभी उसे उस तकलीफ से गुजरना ही होगा। इस वजह से उसने उसके सर को सहलाते हुए कहा, आप चिंता मत करो, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, जब आप ठीक से सो जाओ। इतना कहकर उसने सुकून का सर अपनी गोद में रखा और प्यार से उसके सर को सहलाने लगा। सुकून ने अरमान की छोटी उंगली में अपनी उंगली फंसाकर कहा, पहले पिंकी प्रॉमिस करो कि आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे। अरमान ने उसकी उंगली पर प्यार से किस करते हुए कहा, मैंने कहा ना आप सो जाओ। सुकून ने जिद करते हुए कहा, पहले प्रॉमिस करो। अरमान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपको बिना बताए छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुकून ने अपनी आंखें बंद कर ली और चैन से सो गई, पर सुकून का रोना देखकर अरमान की चैन की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसे कहा नींद आने वाली थी। अरमान ने खुद से कहा, मुझे कुछ करना ही होगा, क्योंकि आप मेरे जाने के बाद इस तरह से बार बार नहीं रो सकती। इतना कहकर अरमान प्यार से सुकून के सर को सहलाने लगा। उनको देखते देखते कब सुबह हो गई किसी को पता नहीं चला। 2 दिन इसी तरह से नॉर्मल बीत गए। इन 2 दिनों में अरमान ने सुकून से एक भी बार उसके जाने के बाद नहीं की थी, और सुकून को भी लग रहा था कि उसके रोने की वजह से शायद अरमान अब उसे छोड़कर नहीं जा रहा, इसलिए वह भी नॉर्मल ही रहे 2 दिनों से। पर आज भैरवी का बेबी शावर था। अरमान ने अभी तक सुकून को नहीं बताया था कि वह आज रात को ही यहाँ से निकलने वाला है। ज्यादा लोगों को इनविटेशन नहीं था, बस घर के लोग और कुछ फैमिली फ्रेंड से इनवाइटेड थे, क्योंकि आर्यन भैरवी की सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा घबराया हुआ था।
जब से भैरवी प्रेग्नेंट हुई थी आर्यन कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गया था। उसने अपना ऑफिस का काम भी घर से ही शिफ्ट कर लिया था और इस बात से वसुधा जी तो और भी ज्यादा खुश थी, पर भैरवी बुरी तरह से चिड़ी हुई रहती थी क्योंकि आर्यन उसे कोई भी जंक फूड नहीं खाने देता था। इन 7 महीनों में भैरवी ने एक भी जंक फूड नहीं खाया था क्योंकि आर्यन 24 घंटे उस पर नजर रखा हुआ था। इस वक्त दोपहर का समय हो रहा था। सिंघानिया फैमिली, कपूर फैमिली, जोशी फैमिली, मल्होत्रा फैमिली और राठौड़ फैमिली के लोग इस वक्त घर पर मौजूद थे। इन्हीं लोगों के बीच भैरवी का बेबी शावर होने वाला था। भैरवी अपने रूम में तैयार हो रही थी। उसका बेबी शावर फुल ऑन महाराष्ट्र स्टाइल में होने वाला था क्योंकि वसुधा जी यही चाहती थी। भले ही शादी महाराष्ट्रन स्टाइल में नहीं हुई, पर वह चाहती थी कि कम से कम बेबी शावर तो महाराष्ट्र स्टाइल में हो और इस बात के लिए वसुधा जी की बात सीता जी ने भी मान ली थी। भैरवी इस वक्त ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने साथ में फूलों के गहने भी पहने हुए थे क्योंकि महाराष्ट्र में बेबी शावर के दिन ग्रीन कलर की साड़ी पहनी जाती है और फूलों के गहने। इस वक्त सभी लोग नीचे तैयार थे। सुकून खुशी खुशी अरमान से बातें कर रही थी। अरमान भी सुकून के साथ ही था क्योंकि वह जाने से पहले अपनी एंजल की ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें सुनकर जाना चाहता था, पर अरमान के इस इरादे से अनजान सुकून मस्ती में अरमान के साथ बातें कर रही थी। वही दिव्या और आरजू दोनों उदास थी क्योंकि उन दोनों को कार्तिक और आहिल ने पहले ही बता दिया था, पर उन दोनों को ये भी स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि वो दोनों खुद से सुकून से यह बात ना कहे। दिव्या और आरजू ने भी अरमान के डर से सुकून से खुद से कुछ नहीं कहा था, पर सुकून ने उन दोनों की नाराजगी और उदासी नोटिस कर ली थी। उसने क्यूट स्माइल करते हुए कहा, तुम दोनों से कहा तुम सैड क्यों हो। सुकून की बात सुनकर दिव्या ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, कुछ नहीं बस ऐसे ही। आरजू ने भी अपना सर हमें हिलाया। सुकून ने उन दोनों की बात पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ दौड़कर आ गई और सीधा अरमान की गोद में बैठ गई। अरमान, आहिल और कार्तिक कुछ बातें कर रहे थे। सुकून के एकदम आ जाने से तीनों हड़बड़ा गए, पर अरमान ने झट से सुकून को कस के पकड़ लिया और उसके सर को सहलाते हुए कहा, एंजल अगर आप गिर जाती तो। सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हो ना हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें आप नहीं गिरने देते। इतना कहकर सुकून क्यूटली स्माइल करने लगी। सुकून की बात सुनकर अरमान के फेस की स्माइल थोड़ी फीकी पड़ गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। वही कार्तिक ने मन ही मन कहा, नहीं मेरी प्रिंसेस, अब तुम्हें खुद को संभालना सीखना होगा। कार्तिक ने उदास सा चेहरा बनाकर अरमान को देखा। अरमान ने उसे घूर कार्तिक देखा, तभी सभी लोगों का ध्यान सीढ़ियों की तरफ गया जहां से वसुधा जी और सीता जी भैरवी को ला रही थी। इस वक्त भैरवी का बड़ा सा पेट बाहर निकला हुआ था। उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके पेट के ऊपर के हिस्से जहां पर साड़ी थी वहां पर फूलों की हार लगी हुई थी। भैरवी ने फूलों के गहने पहने हुए थे और वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसका प्रेगनेंसी ग्लो भी बहुत ज्यादा था। सीता जी और वसुधा जी ने भैरवी को लाकर फूलों से सजे पालने पर बिठा दिया। सभी लोग खुशी खुशी भैरवी को टीका लगाने लगे और गाना गाने लगे। तभी आयशा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए देखते हैं हमारी भैरवी की जिंदगी में छोटी सी राजकुमारी आएगी या फिर राजकुमार। इतना कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ी थाली जिनमें अलग अलग स्वीट और बहुत कुछ था और उनके ऊपर ढक्कन से ढका हुआ था, वो लाकर भैरवी के सामने रख दिया था। में बड़े बड़े बर्तनों में कुछ ना कुछ रखा हुआ था और ऊपर से ढक्कन ढका हुआ था। सीता जी ने मुस्कुराते हुए भैरवी से कहा, बच्चे अब आप इनमें से 2 ढक्कन खोलो जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जिंदगी में छोटी भैरवी आने वाली है या फिर छोटा आर्यन। आर्यन जो साइड में खड़ा होकर सब मुस्कुराते हुए देख रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तो छोटी सी प्रिंसेस आएगी। आर्यन की बात पर भैरवी ने मुंह बनाते हुए कहा, और वह क्यों, देखना हमें क्यूट सा बेबी बॉय होगा। आर्यन ने घुटकर भैरवी को देखा और भैरवी ने घुटकर आर्यन को देखा। इससे पहले कि दोनों में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो, सब ने एक साथ कहा, पहले रस्म
भैरवी ने मुस्कुराकर अपना सर हिलाया और पहला ढक्कन खोला। पहले ढक्कन में जलेबी थी। जलेबी को देखकर वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो हमारी जिंदगी में भैरवी आएगी। छोट भैरवी ने पूछा, जलेबी का मतलब लड़की होता है दादी माँ? वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। ये सुनकर आर्यन ने खुशी से कहा, देखा मैंने कहा था ना हमें प्रिंसेस होगी। आर्यन की बात सुनकर भैरवी ने गुस्से से मुंह फुलाकर कहा, पहले मुझे दूसरा ढक्कन खोलने दो। इतना कहकर उसने दूसरा ढक्कन खोला। दूसरे ढक्कन में महाराष्ट्र स्टाइल चिवड़ा रखा हुआ था। उसे देखकर वसुधा जी ने खुशी से कहा, अब तो पक्का ही लड़की होगी। यह सुनकर भैरवी का मुंह बन गया और आर्यन खुशी से नाचने लगा। आर्यन को देखकर सब लोग हंसने लगे। कुछ देर बाद इसी तरह से बेबी शावर खत्म हो गया। भैरवी काफी थकी हुई थी, इसलिए वह आराम करने के लिए रूम में चली गई। इसी तरह आज का दिन भी बीत गया। शाम को सभी लोग बाहर बैठे हुए थे। रात को आज सबका डिनर होने वाला था। कुछ देर बाद सब लोग बड़े से डाइनिंग टेबल पर, जो कि गार्डन में लगाया गया था, वहां पर बैठे हुए थे। वहां पर पूरी सिंघानिया फैमिली, जोशी फैमिली, मल्होत्रा फैमिली, कपूर फैमिली, राठौड़ शामली मौजूद थी। सारे बच्चे एक तरफ, सारे बड़े दूसरी तरफ बैठे हुए थे। भैरवी आज काफी खुश थी, क्योंकि काफी दिनों बाद उसकी मनपसंद का खाना उसे खाने को मिल रहा था। वरना आर्यन तो उसे बिल्कुल डाइट वाला ही खाना खिलाता था, क्योंकि डॉक्टर ने आर्यन से भैरवी का खास ख्याल रखने को कहा था। सब लोग हंसी खुशी खाना खा रहे थे, पर जनार्दन जी अरमान को घूर रहे थे, क्योंकि सुकून अरमान के हाथों से खाना खाते हुए काफी मुस्कुरा रही थी। जब भी अरमान सुकून के आसपास होता था, तब जैसे सुकून के लिए उसकी दुनिया अरमान के इर्द गिर्द ही घूमती थी। दिव्या को भी आहिल अपने हाथों से खिला रहा था और कार्तिक ने कोशिश की थी आरजू को अपने हाथों से खिलाने की, पर आरजू गुस्से से काफी ज्यादा चढ़ हुई थी। इसलिए उसने कार्तिक का हाथ झटक दिया और अपने हाथों से गुस्से से खाना खाने लगी। इस तरह से खाना जब आ रही थी, जैसे खाने की जगह वह कार्तिक को इमेजिन कर रही हो। कार्तिक भी उसके गुस्से से भरे चेहरे को देख रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद अब सबका खाना खत्म हो चुका था और रात के 8 बजे हुए थे। बड़े अपने बातों में लगे हुए थे और बच्चे अपनी अपनी बातों में। सुकून और अरमान गार्डन के एक साइड में बैठे हुए थे। सुकून मुस्कुराते हुए अरमान से बातें कर रही थी। अरमान घास पर बैठा हुआ था और सुकून अरमान की गोद में सर रखकर मुस्कुराते हुए तारों को देखते हुए अरमान से प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। अरमान कभी चांद को देखता तो कभी सुकून को। आज वह सुकून का चेहरा अपने दिल दिमाग में बसा लेना चाहता था, क्योंकि उसे इस चेहरे को देखे बिना कई दिन गुजारने थे। कुछ देर बाद अरमान के मोबाइल पर एक मैसेज आया। उस मैसेज को देखकर अरमान काफी ज्यादा उदास हो गया। ये पहली बार था जब अरमान के चेहरे पर कोई दूसरा एक्सप्रेशन आया था। अरमान ने सुकून केसर को अपनी गोद से उठाकर प्यार से कहा, एंजल। सुकून ने मासूमियत से कहा, हाँ मिस्टर हैंडसम। अरमान ने कहा, मुझे जाना होगा। अरमान की बात सुनकर सुकून के चेहरे पर से मुस्कुराहट चली गई। उसने उदासी से कहा, कहाँ? अरमान ने कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैं आपके कार्तिक भाई, आपके आहिर भाई अभी निकल रहे हैं। ये सुनकर सुकून की आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ ही देर बाद उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सुकून को रोता देख अरमान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सुकून ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मुंह के सीने पर मारते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो मिस्टर हैंडसम। आपने कहा था ना आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे, फिर क्यों जा रहे हो? सुकून काफी तेज रो रही थी, इसलिए उससे कुछ ही दूर पर बैठे कार्तिक और आरजू के रोने की आवाज सुन ली और दिव्या और आहिल ने भी। वह चारों सुकून और अरमान की तरफ आ गए। सुकून रोते हुए अरमान से शिकायत कर रही थी। अरमान चुपचाप सुकून की शिकायतें सुन रहा था। कुछ ही देर बाद सुकून का रोना सिसकियों में बदल गया था और वह काफी ज्यादा पैनिक कर रही थी। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। अरमान ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे एक सॉफ्ट किस की और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, रिलैक्स रिलैक्स, डीप ब्रेथ डीप ब्रेथ। इतना कहकर उसने सुकून के पीठ को सहलाया।
सुकून थोड़ी देर में शांत हो गई, पर अभी भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अरमान ने प्यार से कहा, एंजल आप मेरी बात तो सुनो। सुकून ने उसका हाथ झटक कर, आप बहुत गंदे हो, आप बहुत गंदे हो मिस्टर हैंडसम, आई हेट यू, आई हेट यू। इतना कहकर सुकून ने अरमान को धक्का दे दिया और गार्डन से दौड़ते हुए अंदर भागी। सुकून ने आज पहली बार अरमान को इस तरह से धक्का दिया था। सब लोग हैरानी से सुकून को देख रहे थे। सुकून को इस तरह अरमान के लिए रोता देख आरजू भी रोने लगी, क्योंकि उसे भी कार्तिक के बिना रहने की आदत नहीं थी। कार्तिक ने जब आरजू को रोते देखा, उसने आरजू को सीने से लगाकर कहा, तुम क्यों रो रही हो? सुकून की तरह ही आरजू ने भी कार्तिक को धक्का दिया। हमें भी आपसे बात नहीं करनी, इतना कहकर वह भी दौड़ते हुए राठौड़ मैंशन के अंदर चली गई। दिव्या ने भी ऐसा ही किया। तीनों लड़कियां दौड़ते हुए अंदर चली गई। सारे बड़े ये देखकर काफी ज्यादा चिंता में आ गए। अरमान ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों को पिघलना नहीं है, क्योंकि यह इन तीनों के लिए ही अच्छा होगा। इतना कहकर उसने अपने लंबे लंबे कदम राठौड़ मैंशन की तरफ बढ़ा दिए। अरमान की तरह ही आहिल और कार्तिक भी दिव्या और आरजू को ढूंढने के लिए अंदर चले गए। अंदर एक छोटे से कमरे में, जो कि पूरा सामानों से भरा हुआ था, उस कमरे के एक टेबल के नीचे सुकून अपने दोनों घुटनों को पकड़कर बैठी रो रही थी। वह बार बार कह रही थी, आई हेट यू मिस्टर हैंडसम, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, आप गंदे हो, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। सुकून की आंखों से बेहिसाब आंसू गिर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या कारण है अरमान का सुकून को अकेला छोड़ने का? आप सब चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लोगों को मिलवा दूंगी। और मैंने कहानी थोड़ी अलग सोच कर रखी है, और जो कहानी में नेक्स्ट आने वाला ट्विस्ट है, आप सबको इतना पसंद आएगा कि आप सब सच में कहोगे कि इनकी जुदाई बहुत बेस्ट थी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे आज ही पॉकेट नावेल से मैसेज आया है कि आपके रीडर्स काफी कम हो रहे हैं, जिस वजह से आप राइटर बेनिफिट प्रोग्राम का फायदा नहीं उठा सकती। प्लीज आप सब मेरे सभी एपिसोड पढ़ा करो, क्योंकि अगर मुझे अच्छे व्यूअर नहीं मिले तो मुझे राइटर बेनिफिट प्रोग्राम का फायदा भी नहीं मिलेगा। अगर मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं मिला तो मैं स्टोरी बंद कर दूंगी। प्लीज गाइड सपोर्ट करो, आप सबका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना मैं कुछ दिनों बाद अगर रीडर्स इसी तरह से कम होते रहे तो स्टोरी बंद करके अपनी नई दूसरी स्टोरीज शुरू कर दूंगी। पर गाइड, यह मेरी सच में मेरी खुद की लिखी हुई फेवरेट स्टोरी है और मैं इसे बंद नहीं करना चाहती, पर अगर इसी तरह से रीडर्स कम हुए तो मुझे बंद करना पड़ेगा। प्लीज आप सपोर्ट करो। शाहन सिद्दीकी, मैंने आपका कमेंट पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमेशा से मेरी स्टोरी को फॉलो कर रहे हो और मुझे आपकी बात भी अच्छी लगी। और वैसे भी मैं सुकून को बाकी स्टोरीज की तरह ज्यादा इनोसेंट नहीं बनाने वाली। ऐसा नहीं है कि वह इनोसेंट बनने की एक्टिंग नहीं करेगी, पर वो उतनी ज्यादा इनोसेंट नहीं होगी। मैंने आपको रिप्लाई भी दिया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। सुकून के रोने की आवाज सुनकर अरमान ने सुकून को टेबल के नीचे से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। सुकून भी चुपचाप जोर जोर से रोते हुए अरमान के सीने से लग गई। उसने रोते हुए कहा, प्लीज मिस्टर हैंडसम, हमें छोड़कर मत जाइए। सुकून की बात सुनकर अरमान के दिल में आज बहुत दर्द हो रहा था। वह चाहकर भी अपनी एंजल की बात नहीं मान सकता था। उसने सुकून का चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से उसके गालों पर चूमते हुए कहा, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसलिए बाहर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तब मैं अपनी एंजल को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकूं। अभी तो मैं छोटा बेबी हूँ ना। इतना कहकर अरमान ने मासूम सा चेहरा बना लिया। सुकून ने रोते हुए अपना सर हिलाकर, कहीं आप कहीं नहीं जाओगे, हम आपके बिना नहीं रह सकते। सुकून की बात सुनकर अरमान ने प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए कहा, आप मेरी बात सुनो। इतना कहकर उसने सुकून को गोद में उठाया और बाहर आ गया। बाहर आकर वह सीधा सुकून को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सभी लोग चुपचाप उन दोनों को देख रहे थे, क्योंकि
क्योंकि घर में सभी लोगों को पहले ही पता था कि अरमान आज जाने वाला है। इधर कार्तिक आरजू को समझा रहा था पर वह भी मानने को तैयार नहीं थी। सब लोग आज काफी ज्यादा उदास थे और सब लोग अच्छे से जानते भी थे कि पढ़ाई के लिए अरमान, आहिल और कार्तिक का जाना जरूरी है। दिव्या और आहिल का भी यही हाल था। दिव्या लगातार रो रही थी और आहिल उसे प्यार से गले लगाकर शांत करवा रहा था। दिव्या ने रोते रोते कहा, आप हमें छोड़कर जा रहे हो, हम आपके बिना कैसे रहेंगे आहिल। आहिल ने प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आप तो मेरी प्यारी कपकेक हो ना, और आप बहुत स्ट्रांग भी हो, आपको बिल्कुल भी मेरी जरूरत नहीं है, आप बस मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी आऊंगा वरना आपको अपने पास बुला लूंगा, बस आपको स्ट्रांग बनकर रहना है, कभी किसी से डरना नहीं है, और कल से आपकी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग शुरू हो रही है। दिव्या ने हैरानी से पूछा, क्यों? आहिल ने प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, क्योंकि कल से मैं तो नहीं रहूंगा आपके पास आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए आपको खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा, इसलिए आपको सबसे पहले सेल्फ डिफेंस और बाद में मार्शल आर्ट सीखना होगा। दिव्या ने रोते हुए, काम पर हमें आपकी याद आएगी। आहिल ने कहा, मैं रोज आपसे वीडियो कॉल पर बात करूंगा, अब आप रोना नहीं। अरमान के कमरे में अरमान सुकून को लेकर बालकनी के झूले पर बैठा हुआ था। सुकून अभी भी रो रही थी। अरमान ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, एंजल मैं आज जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है और आप यहाँ पर अपनी स्टडीज पर फोकस करो, मैं हर रोज आपको कॉल करूंगा, आप रो नहीं सकती, आप किसी लड़के के साथ दोस्ती भी नहीं कर सकती, और कल से आपकी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी है। आपको एक स्ट्रांग गर्ल बनना होगा क्योंकि अब मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो आपको खुद का ख्याल खुद ही रखना होगा। इतना कहकर अरमान चुप हो गया। सुकून अभी भी उसके सीने पर सर रखकर सिसक रही थी। कुछ देर बाद अरमान थे फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। उस नोटिफिकेशन को देखकर अरमान ने गहरी सांस ली। अरमान ने सुकून को गोद में उठाया और बिना कुछ कहे नीचे सीढ़ियों से उतर आया। सुकून अभी भी चुपचाप अरमान के सीने पर सर रखकर रो रही थी। हालांकि उसकी आवाज नहीं निकल रही थी पर उसके आंसुओं से अरमान की शर्ट भीग चुकी थी। तभी आहिल दिव्या का हाथ पकड़कर अपने रूम से बाहर आया और कार्तिक भी आरजू का हाथ पकड़कर अपने रूम से बाहर आया। आरजू और दिव्या की भी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। सबको उन दोनों को देखकर काफी बुरा लग रहा था और सबसे ज्यादा सुकून को देखकर, क्योंकि सुकून अभी भी रो रही थी। जनार्दन जी काफी ज्यादा गुस्से से अरमान को घूर रहे थे, जैसे कह रहे हो तुम्हारी वजह से मेरी प्यारी पोती रो रही है। अरमान ने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और सीधा सबको इग्नोर करता हुआ सुकून को लेकर गार्डन की तरफ आ गया। गार्डन में इस वक्त एक बड़ा सा प्राइवेट चॉपर खड़ा हुआ था जो कि अरमान, आहिल और कार्तिक को लेने के लिए ही आया था। ये चॉपर इन तीनों को सीधा प्राइवेट एयरपोर्ट पर छोड़ने वाला था क्योंकि वहां पर अरमान का जेट पहले से ही तैयार था और ज्यादा ट्रैफिक ना मिले, इस वजह से अरमान ने पायलट से कहकर चॉपर को यही मंगवा लिया था। चॉपर की आवाज सुनकर सुकून ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अरमान की तरफ देखा। उसका नाक, उसकी आंखें, सब कुछ पूरी तरह से लाल हो चुका था और सुकून की आंखों में अभी भी आंसू थे। अरमान ने सुकून की आंखों पर किस करते हुए कहा, अब आपको स्ट्रांग बनना होगा, अगर आपने खुद को मजबूत नहीं बनाया तो आपके मिस्टर हैंडसम किसी और एंजल को अपने लिए ढूंढ लेंगे। इतना कहकर अरमान ने सुकून के गालों पर किस किया, फिर माथे पर, और उसे नीचे उतारकर बिना पीछे पलटे सीधा लंबे कदम लेते हुए चौपर में जाकर बैठ गया। क्योंकि अगर उसने फिर से अपनी एंजल की आंखों में आंसू देखे तो वह जा नहीं पाएगा, ये बात वह जानता था। वही सुकून अपनी भरी हुई आंखों से अरमान को देख रही थी। दिव्या और आरजू भी रोते हुए आहिल और कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक ने सुकून की तरफ देखकर उसके माथे पर किस किया और कहा, अपना ध्यान रखना प्रिंसेस। इतना कहकर उसने आरजू के माथे पर किस किया और कहा, बॉक्सर तुम मेरी बहन का ध्यान रखना। इतना कहकर कार्तिक भी लंबे कदम लेते हुए सीधा जाकर चौपर में बैठ गया।
आहिल ने दिव्या के माथे पर किस किया और कहा कोई शैतानी मत करना और हमेशा ये बात याद रखना कि तुम एक स्ट्रांग लड़की हो। इतना कहकर आहिल भी चला गया। तीनों लड़कों के बैठते ही चॉपर ने उड़ान भरी। सुकून अभी भी अपनी भरी हुई आंखों से जाते हुए चॉपर को देख रही थी। सुकून की आंखों से बेहिसाब आंसू गिर रहे थे। रोते रोते उसने कहा मिस्टर हैंडसम चले गए, हमें छोड़कर चले गए। इतना कहकर सुकून जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह रोते देख जनार्दन जी आगे आए और उन्होंने सुकून को सीने से लगाकर कहा पढ़ाई के लिए गया है, आप इस तरह क्यों रो रही हो? आप नहीं चाहती कि वो फ्यूचर में सबसे ज्यादा काबिल इंसान बने? सुकून तो जैसे इस वक्त कुछ सोचने और सुनने की हालत में ही नहीं थी, लगातार रो रही थी। कुछ ही देर बाद अरमान, कार्तिक और आहिल अपने प्राइवेट जेट में बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। तीनों अपनी अपनी परियों के बारे में सोच रहे थे। अरमान के हाथों में सुकून की फोटो थी जिसमें वह दोनों हाथों से चॉकलेट खा रही थी और चॉकलेट उसके गालों पर भी लगा हुआ था। वह उस फोटो में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अरमान ने उस फोटो पर हाथ फेरते हुए कहा मैं ये सब से आपके लिए कर रहा हूँ जान, क्योंकि अगर मैं आज आपसे दूर नहीं हुआ तो हमेशा आप मुझ पर डिपेंडेंट रहोगी और यह हमारे आने वाले कल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए आपको स्ट्रांग बनाना ही होगा और आप तब तक खुद को मजबूत नहीं बनाओगी जब तक मैं आपके पास रहूंगा। इस वजह से मुझे आपसे कुछ वक्त के लिए दूर होना ही पड़ेगा, पर आप सिर्फ मेरी हो जान, हमेशा मेरी नज़र सिर्फ आप पर ही रहेंगे, कोई चाहकर भी आपके करीब नहीं आ पाएगा। इतना कहकर अरमान ने सुकून की फोटो पर किस कर लिया। वही सुकून की हालत रो रो कर काफी खराब हो गई थी। उसका शरीर भट्टी की तरह तक रहा था। आज सभी लोग राठौड़ मेंशन में ही रुकने वाले थे। सिंघानिया, जोशी फैमिली, कपूर फैमिली, मल्होत्रा फैमिली, सभी लोग। सुकून की हालत खराब हो रही थी। वह अभी भी लगातार रो रही थी और बार बार यही दोहरा रही थी कि उसके मिस्टर हैंडसम उसे छोड़कर चले गए। सभी लोग काफी परेशान हो गए थे। आयशा जी और लीना जी तो रो रो कर खुद की भी तबीयत खराब कर चुकी थी, क्योंकि वह अपनी प्रिंसेस को इस हालत में नहीं देख सकते थे। उन्होंने सुकून को बचपन से ही नाजों से पाला था। जनार्दन जी भी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। उन्हें यही लग रहा था कि यह सब अरमान की वजह से ही हुआ है। न अरमान सुकून को खुद से इतना ज्यादा प्यार करता और सुकून उसके जाने के गम में इतना ज्यादा रोती। कुछ देर बाद सुकून रोते रोते सो गई। तब तक डॉक्टर भी आ चुके थे। डॉक्टर ने सुकून को चेक किया और सब की तरफ देखकर कहा आप इन्हें ज्यादा मत रोने मत दीजिए, ज्यादा रोने की वजह से इन्हें बुखार आया है और जहां तक बात रही इनकी तबीयत की, यह बहुत ज्यादा नाजुक है, इसलिए इन्हें ज्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। सुकून नींद में भी सिसक रही थी। पास में ही लेटी आयशा जी ने प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए कहा बेटा सो जाओ। सुकून ने नींद में रोते हुए कहा मामा मिस्टर हैंडसम हमें छोड़कर चले गए। इसी तरह से आज की रात बीत गई। वही अगली सुबह जब इंडिया में 8 बजे बज रहे थे तब लंदन में सुबह के 4 बजे बज रहे थे। तब अरमान का जेट लंदन में लैंड हुआ। जैसे ही उसका जेट लंदन में लैंड हुआ उसने अपना मोबाइल देखा जहां पर घर से कई सारे मिस कॉल थे। उसने जल्दी से कॉल बैक किया। कॉल उठाते ही आर्यन ने कहा तुम्हारे जाने के बाद प्रिंसेस काफी रो रही थी और उसे बुखार भी आ गया है, पूरा रात भर रोते रोते ही सो गए। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? अरमान हमारे पास खुद की काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, हम उसे हमेशा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तुम सब लोग वापस आ जाओ। वहीं सुकून की तबीयत खराब होने की बात सुनकर अरमान की मुट्ठी आ कस गई, पर उसने खुद को कठोर बनाया, क्योंकि अगर आज उसने यह नहीं किया तो आगे चलकर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। उसने ठंडी आवाज में आर्यन से कहा क्यों जरूरी है, यह आप भी जानते हैं, भले ही हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने बॉडीगार्ड से, पर वक्त आने पर खुद की रक्षा खुद करना आना कितना जरूरी है, यह आप बुआ से ही समझ लीजिए। बुआ तो राठौड़ फैमिली की इकलौती बेटी थी, फिर भी जब उन पर मुसीबत आए तब वह खुद को नहीं बचा पाई, क्योंकि वह तब कमजोर थी।
पर आज अगर बुआ की बात की जाए तो वह अकेली 10 आदमियों को आराम से पटक सकती है, और मैं नहीं चाहता कि कभी मेरी एंजल की सामने इस तरह के हालात आए, इसलिए मैं आज ही उसे अपने सारे दुश्मनों से बचाने के लिए तैयार करना शुरू कर देना चाहता हूँ। इतना कहकर आर्यन की कोई बात सुने बिना अरमान है फोन कट कर दिया। वही सुकून अगली सुबह उठी, जैसे ही सुकून उठी उसका मोबाइल बजा। उसने मोबाइल पर नाम देखा, मिस्टर हैंडसम नाम देखकर ही उसने खुशी से जल्दी से मोबाइल उठाकर फोन पर रोते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम आप वापस आ जाओ ना, हमारा दिल आपके बिना नहीं लग रहा है। उधर से अरमान ने प्यार से कहा, एंजल आप तो मेरी समझदार एंजल हो ना, तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? आपको पहले स्ट्रांग बना होगा, और जब आप बड़ी हो जाओगी तब मैं आपको खुद यहाँ पर बुला लूंगा, क्योंकि आपको भी तो बड़ा होकर यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आना होगा। उससे पहले आपको पढ़ाई में अच्छे मार्क लाने होंगे, क्योंकि तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेंगी। आप अच्छे से पढ़ाई करोगी ना मेरे पास आने के लिए? अरमान की बात सुनकर सुकून ने रोते हुए कहा, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे मिस्टर, हम पर आप वहाँ पर किसी और एंजल को मत ढूंढना। अरमान ने प्यार से सुकून से कुछ देर तक बातें की और फिर फोन रख दिया। अरमान के समझाने पर सुकून अब थोड़ा थोड़ा समझ गई थी। सुकून को अब यही लग रहा था कि अगर वह स्ट्रांग बन गई और पढ़ाई में अच्छे परसेंट लाए तो अरमान उसे खुद के पास बुलाने लगेगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुकून, दिव्या और आरजू की मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। तीनों मन लगाकर ट्रेनिंग कर रही थी। आरजू तो पहले से ही काफी स्ट्रांग थी, इसलिए उसे ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी, पर दिव्या और सुकून की तो हालत ही खराब थी। खासकर के सुकून की। सुकून रुई की तरह नाजुक थी और इतनी कड़ी ट्रेनिंग करने की वजह से काफी बार उसे चोट भी लगती थी। पर वो ये सोचकर कि अगर उसने मेहनत की तो वह जल्दी से अपने मिस्टर हैंडसम के पास जा पाएगी, इस उम्मीद में वह और अच्छे से मेहनत कर दी थी। इसी तरह 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों में अरमान, आहिल और कार्तिक हर रोज उन तीनों को फोन करते थे। अगर एक भी दिन फोन आने में देर हो जाती तो तीनों लड़कियां गुस्सा हो जाती थी। अरमान तो रात को वीडियो कॉल पर ही सुकून को सुलाता था। अगर उसने वीडियो कॉल पर सुकून से बातें नहीं की तो सुकून सोती ही नहीं थी। अब ये सुकून की आदत बन चुकी थी। अब भैरवी को 9वां महीना भी लग चुका था। मल्होत्रा मैंशन में भैरवी सोफे पर बैठी हुई थी। उसका पेट अब पहले से भी ज्यादा बड़ा हुआ था और वह चॉकलेट खा रही थी। उसके बगल में ही आर्यन बैठा लैपटॉप में कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। वसुधा जी इस वक्त घर पर नहीं थी। भैरवी ने आर्यन की तरफ देखकर कहा, आर्यन बेबी आज कुछ ज्यादा ही किक कर रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भैरवी की बात सुनकर आर्यन ने नॉर्मल कहा, कोई बात नहीं जान, हो सकता है शायद आज बेबी को अपनी मम्मा को परेशान करने में ज्यादा मजा आ रहा हो। आर्यन की बात सुनकर भैरवी ने मुंह बनाकर कहा, आर्यन मैं सच कह रही हूँ, आज हर रोज से बहुत ज्यादा ठीक कर रहा है, आप ही देखो ना। इतना कहकर उसने अपना पेट आर्यन की तरफ किया। आर्यन ने धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रखा। सच में आज बेबी कुछ ज्यादा ही दूर से किक कर रहा था। भैरवी ने अजीब समूह बनाकर कहा, और मुझे आज अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों बार बार मेरा दिल कर रहा है कि जैसे आज ये बाहर आने वाला है। भैरवी ने इतना ही कहा था कि अचानक से उसे उसके पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने कसकर अपने पेट पर हाथ रखकर कराते हुए आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने भैरवी के दर्द भरे एक्सप्रेशन नोटिस कर लिए थे। उसने चिंता से कहा, क्या हुआ जान? भैरवी ने कहा, दर्द हो रहा है। आर्यन ने कहा, डिलीवरी का टाइम तो नहीं हो गया है? भैरवी ने कहा, डॉक्टर ने तो 1 हफ्ते के बाद बताया था। आर्यन ने जल्दबाजी में कहा, हो सकता है ये जल्दी आने वाला हूँ। इतना कहकर आर्यन दौड़ते हुए भैरवी के रूम में गया। रूम फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया था। उसमें से एक बैग लेकर आया। उस बैग में भैरवी के सामान की चीजें थी जो कि वसुधा जी ने डिलीवरी टाइम पर ले जाने के लिए पहले से ही रेडी करवा ली थी। तब तक आर्यन ने भैरव की तरफ देखा जिसका चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था। भैरवी ने दर्द से कराते हुए कहा, हो रहा है। इतना कहकर भैरवी के माथे पर पसीना आ रहा था और वह जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसका दर्द अब और भी ज्यादा बढ़ गया था।
आर्यन ने चिल्लाकर एक नौकर को आवाज दी। उस नौकर के आते ही आर्यन ने कहा, सिया कहाँ है? सिया एक 40 वर्ष की महिला थी जो कि आर्यन के घर में ही काम करती थी। आर्यन के बुलाते ही सिया दौड़ते हुए आए। आर्यन ने कहा, जल्दी चलो, तुम्हारी मैडम को लेबर पेन शुरू हो गया है। इतना कहकर आर्यन ने बैग सिया के हाथ में थमा दी और भैरवी को गोद में लेकर कार की तरफ चला गया। आर्यन चाह कर भी दौड़ नहीं सकता था। भैरवी दर्द से आर्यन के सीने पर सर रखकर रो रही थी क्योंकि ये दर्द उसके शहर से बाहर था। कुछ ही देर बाद गाड़ी मुंबई के हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। आर्यन भैरवी को गोद में लेकर कार से बाहर निकला। भैरवी अब तक रो रही थी और बार बार आर्यन को कोस रही थी। उसने आर्यन की तरफ देखकर रोते हुए, सब आपकी वजह से हुआ है, इतना कहकर भैरवी जोर जोर से रोने लगी। आर्यन ने चिंता करते हुए कहा, जान मैंने क्या किया? भैरवी ने गुस्से से रोते हुए कहा, आप ही की वजह से यह मेरी टमी में आया और अब इतना दर्द हो रहा है। इतना कहकर भैरवी बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, इतना दर्द कभी नहीं हुआ। आर्यन भैरवी की मस्ती समझ सकता था, इसलिए वह अभी भैरवी के साथ बहस नहीं कर रहा, पर जो लोग भी भैरवी की बातें सुन रहे थे वह खुद को हंसने से नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि भैरवी आर्यन पर यह इल्जाम लगा रही थी कि आर्यन की वजह से ही उनका बेबी उसकी पेट में है, इस वजह से उसे दर्द हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही।